हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। आज करेंगे साइंस जी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। पार्ट नंबर 1 हम कर चुके हैं, पार्ट नंबर 2 रहेगा। टॉप 50 प्लस क्वेश्चन रहेंगे जिसमें जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तीनों सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन मैंने रखे हैं। तो प्लीज वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साइंस में 101% क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली ये वीडियो, तो प्लीज एंड तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो मानव शरीर का ब्लड बैंक हम कहते हैं प्लीहा को। किसको? प्लीहा को। बोटनी जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ग्रीक भाषा से बोटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिप्पोक्रेटिस की शपथ दिलाई जाती है। और जो हिप्पोक्रेटिस हैं वो कौन है? वो चिकित्सा विज्ञान के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की पारिस्थितिक शाखा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित है? तेल बीज वाली फसल है क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी से संबंधित है। क्रूसीफेरी से तेल बीज वाली फसल संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। पेड़ों की छालों पर उगने वाली लाइकेन को क्या कहते हैं? पेड़ों की छालों पर उगने वाली लाइकेन को कहते हैं कॉर्टिकॉल्स। क्या? कॉर्टिकॉल्स। कॉर्टिकॉल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। खाली चट्टानों पर उगने वाली लाइकेन को क्या कहते हैं? खाली चट्टानों पर उगने वाली लाइकेन को कहते हैं सेल्सीकॉल्स। क्या? सेल्सीकॉल्स। तो खाली चट्टान को सेल से बनी होती है ना, तो सेल्सीकॉल्स। आसान हो जाएगा याद करने में, सेल्सीकॉल्स। और वो जो पेड़ों की छालों पर उगने वाली लाइकेन, रिमाइंड करो जल्दी से, उसको क्या कहते हैं? पेड़ों की छालों पर उगने वाली लाइकेन को क्या कहते हैं? कॉर्टिकॉल्स। क्या कहते हैं? कॉर्टिकॉल्स। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो ये खाते हैं इंडोकॉर्पन। इंडोकॉर्पन को जापान के लोग लाइकेन की सब्जी के रूप में खाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। वनस्पति जगत में किसको जल स्थलचर या उभयचर कहते हैं? तो वो होता है ब्रायोफाइटा। क्या? ब्रायोफाइटा वनस्पति जगत में यह है एक ब्रायोफाइटा जो उभयचर है। ठीक है, जल स्थल दोनों पे रहने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे होते हैं? तो वो होता है जेनमोस्पर्म। क्या? जेनमोस्पर्म होता है। जेनमोस्पर्म किस पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे होते हैं? जेनमोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो वो पौधा होता है साइकस। क्या होता है? साइकस। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण कराना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन का अवशोषण करना कार्य है। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला? तो वो है एनाबीना। क्या? एनाबीना। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किस के कारण होता है? तो फूड और माउथ रोग किसके कारण होता है? किसमें? जानवरों में। तो होता है विषाणु के कारण। किसके कारण? विषाणु के कारण। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। प्लीज चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी
शैवाल मिलता है? तो हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? कौन सा सहजीवी? तो यह होता है यूक्लोरेला। क्या? यूक्लोरेला। यूक्लोरेला। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। डबल रोटी के निर्माण में किस कोक का प्रयोग किया जाता है? तो डबल रोटी के निर्माण में सैक्रोमाइसेस, क्या? सैक्रोमाइसेस का प्रयोग किया जाता है। सैक्रोमाइसेस, डबल रोटी के निर्माण में सैक्रोमाइसेस कवक का प्रयोग किया जाता है। सैक्रोमाइसेस। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। दमा और खांसी के रोग में काम आने वाली औषधि कौन सी काम आती है? औषधि इफेड्रिन। क्या? इफेड्रिन। ये नाम भी आपको याद रखना। इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? इफेड्रिन इफेड्रा से प्राप्त की जाती है। इफेड्रा से प्राप्त की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। किस एक ही खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो ऐसी कौन सी खेती है जो पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? प्याज की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो खाया जाता है नाशपाती का गुद्देदार पुष्पासन। क्या? गुद्देदार पुष्पासन खाया जाता है नाशपाती का। क्वेश्चन नंबर 20। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? सामान्यतः अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। तो ये हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं जीव विज्ञान के 20 क्वेश्चन। अब चलते हैं रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। अल्फा और बीटा की खोज किसने की? अल्फा और बीटा की खोज रदरफोर्ड ने की। किसने? रदरफोर्ड ने अल्फा और बीटा की खोज की। क्वेश्चन नंबर 22। नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में किसकी वेदन क्षमता कौन किसकी होती है? गामा किरणों की सबसे ज्यादा होती है, सर्वाधिक होती है नाभिक के निकलने वाली विकिरणों में। ठीक है। नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में गामा किरणों की क्षमता सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिए, आप भूल जाते हो प्लीज लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव्य और गैसों में पाया जाता है? तो यह पदार्थ होता है H2O। H2O पदार्थ है प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में, ठोस, गैस और द्रव्य तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है H2O। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थिर होते हैं? तो कौन से मूल कण समान संख्या में स्थिर होते हैं? तो होते हैं परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान संख्या में क्या होते हैं? स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। रदरफोर्ड के प्रशिक्षण में किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया है? तो रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण में किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया है? परमाणुओं में न्यूक्लियस। क्या आएगा इसका? परमाणुओं में न्यूक्लियस। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण में परमाणुओं में न्यूक्लियस की मौजूदगी को सिद्ध किया है। क्वेश्चन नंबर 26। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक क्या निर्धारण किसने किया? मिलिकन। किसने? मिलिकन ने किया। किसके पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण? मिलिकन। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की सबसे पहले खोज की डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सबसे पहले की। क्वेश्चन नंबर 28। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो कौन सा सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है? किसमें? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार। तो यह है परमाणु। ठीक है। क्या है? परमाणु। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। किस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो जिसमें क्या परमाणुओं में
में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या होती है 4। कितनी? 4 द्रव्यमान संख्या होती है, आपको याद रखना है। और क्वेश्चन नंबर 30, 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है? 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है? उसमें पाया जाता है विपरीत चक्रण। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होंगे तो अलग अलग, एक प्लस एक माइनस, ऐसे करके दोनों अलग अलग विपरीत चक्रण में होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होंगे तो उसमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। 30 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। 31 क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 से 3 बार अगर वीडियो सुन लोगे तो सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। 31 क्वेश्चन पर चलते हैं। एकदा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो एकदा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। एक की जैसे समान संख्या है ना, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होते हैं एकदा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? आणविक कक्षा का अभिन्यास चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या। आणविक कक्षा का अभिविन्यास चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 33, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो परमाणु क्रमांक 6 हो और परमाणु भार 12 हो तो उसके प्रोटॉन कितने होंगे? 6 होंगे। कितने होंगे? 6। क्वेश्चन नंबर 34, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किन की भिन्न या अलग संख्याओं की उपस्थिति के कारण होता है? तो किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किन की भिन्न अलग संख्याओं की उपस्थिति के कारण होता है? तो न्यूट्रॉन की भिन्न अलग संख्याओं की उपस्थिति के कारण होता है। तत्वों के समस्थानिकों के बीच अंतर, ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती हैं? तो विखंडन अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती हैं। विखंडन हो जाना, अलग अलग हो जाना। आगे चलते 36 क्वेश्चन, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया से जारी रहने के लिए किस कण की जरूरत होती है? तो यूरेनियम विखंडन के सतत प्रक्रिया यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को जारी रखने के लिए न्यूट्रॉन कण की जरूरत होती है। किसकी होती है? न्यूट्रॉन। यूरेनियम के लिए न्यूट्रॉन की कण की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 37, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया? रेडियो एक्टिव तत्व का नाम तो वो रहेगा पोलोनियम। पोलोनियम जो है किसी देश का नाम है और उन्हीं के नाम पर यह नाम रख दिया गया। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश, खोजकर्ता जो है ना उसके देश के नाम पर रखा गया? तो पोलोनियम। पोलोनियम आएगा। पोलोनियम रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के नाम, देश के नाम पर रखा गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किस में अंतिम रूप में बदल जाते हैं? तो सीसा अंतिम रूप में बदल जाते हैं। समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात सीसे अंतिम रूप में बदल जाते हैं, सीसा में बदल जाते हैं। 39 क्वेश्चन, आणविक कक्षा का विन्यास किससे नियंत्रित होता है? आणविक कक्षा का विन्यास चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। आणविक कक्षा का अभिन्यास चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। 39 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। 40 क्वेश्चन पर चलते हैं। 40 क्वेश्चन क्या रहेगा? किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु
प्रचुरण होता है, तो यह आएगा न्यूट्रॉन। क्या? न्यूट्रॉन न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता, ना द्रव्यमान होता है ना आवेश होता है, किंतु परचक्रण क्या होता है? परचक्रण होता है, केवल परचक्रण होता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 41, ये चलेगी हमारी फिजिक्स। अब चलेगा भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के 15 क्वेश्चन रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन ज्योति फ्लैक्स का मात्रक है। ज्योति फ्लैक्स का मात्रक है ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लैक्स का मात्रक है ल्यूमेन। क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं। क्यूरी किसी इकाई का नाम है? तो क्यूरी किस इकाई का नाम है? ये आएगा किस इकाई का नाम है क्यूरी? रेडियो एक्टिव धर्मिता। क्या? रेडियो एक्टिव धर्मिता का नाम है क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 43, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? आर्किमिडीज का नियम प्लवन का नियम है। क्या है? एक प्लवन का नियम है। आर्किमिडीज का नियम प्लवन का नियम है। आगे चलते 44, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है। यहाँ गलती से लिख दिया है, ये सुई आएगा। लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। और प्लवन का नियम इसमें रहता है आर्किमिडीज के नियम में। प्लवन का नियम याद रखने हैं दोनों क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन पर चलते हैं। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते रहते हैं? तो क्यों नाचते रहते हैं? किसके? कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते रहते हैं। क्यों? पृष्ठीय तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठीय तनाव के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, और एक क्वेश्चन और मैंने इससे पहले वाली वीडियो में करवाया था कि जो हमारी वर्षा की बूंदें होती हैं वो किस तनाव के कारण? पृष्ठीय तनाव के कारण धरातल पर आती हैं। क्वेश्चन नंबर कैसी दिखाई देती है? गोल दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 46, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो 1/6 भाग पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 47, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो जेट इंजन है ये रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। जेट इंजन रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। 48 क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। 48 क्वेश्चन रहेगा हमारा। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो यह हमारा पास्कल का नियम रहेगा। तो स्वचालित अपने आप जो चलने वाले वाहन है उसमें द्रव्य चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो पास्कल का नियम। क्या? पास्कल का नियम। क्वेश्चन नंबर 49, समुद्र में प्लवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र तल की सतह से ऊपर रहता है? तो यह रहता है 1/10वां भाग। कितना? 1/10वां भाग। 50 क्वेश्चन, कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? कालीन को सफाई के लिए अगर छड़ी से पीटा जाए तो उसके लिए गति का पहला नियम ठीक है, कौन सा? पहला नियम लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 51, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? द्रव्यमान।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना न्यूटन के तीसरे नियम के कारण संभव है। क्वेश्चन नंबर 53, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? रॉकेट की कार्यप्रणाली संवेग संरक्षण के आधार पर होती है। रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? संवेग संरक्षण के पर आधारित होती है। 54 क्वेश्चन फ्रेंड्स, अश्व यदि एक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो क्या है? विश्राम जड़त्व। ठीक है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण विश्राम जड़त्व है। क्वेश्चन नंबर 55, गुरुत्वाकर्षण के स्वाभाविक सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया है न्यूटन ने। किसने? न्यूटन ने किया है। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है सीरीज। इसमें आपको हर एक एग्जाम, जैसे अभी HSSC CET डी ग्रुप का एग्जाम आने वाला है, उसके लिए भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे ये क्वेश्चंस। यहाँ से 101% क्वेश्चन आपको मिलेगा। और जो अदर एग्जाम्स हैं जैसे CGL SSC, हर एक एग्जाम में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और दिल्ली पुलिस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चंस। तो प्लीज़ ऐसे ही 5 बजे, पूरे 5 बजे आप आ जाया करो ऑनलाइन। थैंक यू सो मच। तब तक आप अपना ख्याल रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय।